हे गाइस, वेलकम टू टारगेट। सरकारी नौकरी। मैं शाद अली खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज नंबर आप 7 देख रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए आज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगी। जी हाँ, हम इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर कीजिए। आज का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन सा संयंत्र गैस पर आधारित नहीं है। अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक बिजली उत्पादन किससे किया जाता है, तो आंसर होगा कोयला। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे आता है कोल भारत में, जिससे बिजली उत्पादन की जाती है। सेकंड नंबर पे आप बात करेंगे तो ये आता है जल या वाटर। वाटर से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर। और इन जो कोल बेस्ड या फिर कोयले पर आधारित जो प्लांट्स होते हैं बिजली उत्पादन के लिए, उन्हें लगाने का काम भारत में करता है कौन? एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो एनटीपीसी कोल के साथ में, कोयले के साथ में गैस बेस्ड प्लांट भी लगाता है बिजली उत्पादन के लिए, ये भी याद रखेंगे। तो भारत में इसने अलग अलग राज्यों में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। एनटीपीसी ने कोल बेस्ड भी हैं, गैस बेस्ड भी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं टांडा की, तो टांडा ये अंबेडकर नगर में है। उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिला है, उसमें जो टांडा है वहीं पर ये पावर प्लांट लगा है जो कि कोयले पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये कोयले पर बेस्ड है। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो गैस पर आधारित नहीं है। तो गैस पर आधारित नहीं है, इसका मतलब कोयले पर आधारित है, वो टांडा में है। अगर औरैया, आंवला और दादरी की बात करें तो ये तीनों प्लांट गैस से बिजली उत्पादन करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा, टांडा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र का वो कौन सा भाग है जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं। तो ह्यूमन आई का वो कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। आँख का सबसे सामने वाला हिस्सा जो हम देखते हैं, ठीक है, उस हिस्से को कॉर्निया कहते हैं। तो ये कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती हैं, या रक्त का संचरण इसमें नहीं होता है। तो द कॉर्निया इज द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है कॉर्निया के अंदर। और नेक्स्ट सवाल देखिए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। देखिए, गिलास जो हम पानी पीते हैं, इस पानी में जो है कोई ऊर्जा नहीं होती है, इसमें हमें शून्य, याद रखेंगे, इसमें शून्य कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, जैव विकास जिसे आप एवोल्यूशन कहते हैं, इसको सबसे पहले किसने समझाया था। विकास की प्रक्रिया की अगर हम बात करें, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है लेमार्क की एक किताब आई थी। लेमार्क की किताब थी जिसका नाम था फिलोसॉफी जुरासिक। फिलोसॉफी जुरासिक में जो है इन्होंने बताया था कि सिद्धांत के अनुसार जीवों के जो अंग होते हैं वो वातावरण के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रभावित होते हैं। इसकी वजह से उनके जीव जो होते हैं, इनके जीवों का अंगों का बढ़ना घटना जो है लगा रहता है। जैसे जिराफ की गर्दन पर एक्सपेरिमेंट हुआ था कि जिराफ जो है नीचे वाले पेड़ों की निचली निचली तरफ जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, वो खत्म हो जाने की वजह से वो ऊपर के तरफ जो पेड़ की पत्तियां रह जाती हैं उनको खाते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट इनका इस पर भी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। जो यूरिया होता है हमारा जो खाद फर्टिलाइज़र है, इसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है। तो याद रखिएगा, एमाइड होते हैं, ये एमाइड की फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रहती है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, कृत्रिम रेशम जो होता है इसका निम्नलिखित नाम भी है। जो कृत्रिम रेशम होती है इसको बनाया जाता है सेल्यूलोज से, और सेल्यूलोज से जो बने हुए कृत्रिम रेशे होते हैं, रेशम होती है, उसको हम बोलते हैं रेयान। रेयान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाजार में बिकने वाले सामान्य 18 कैरेट सोने में क्या होता है। जो सोना होता है, गोल्ड होता है, आप जानते हैं जो शुद्ध सोना कहा जाता है उसको आप बोलते हैं 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो शुद्ध होता है एकदम एक तरीके से, इसको हम बोलते हैं ये 100% प्योर है। तो ये 100% के इक्वल माना जाता है। अगर इसमें बात करा है कि बाजार में बिकने वाला जो 18 कैरेट सोना है उसमें क्या क्या शामिल होता है। 18 कैरेट की बात है तो इसमें 18 हिस्सा, इसमें 18 भाग तो सोने का होगा, और बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है, यानी आप इसमें से निकालोगे 24 में से, ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इसमें 18 हिस्सा तो गोल्ड ही होगा। ठीक है, ये 18 हिस्सा इस 100% का जितना भी है, ये इसमें इतना भाग इसका सोने का रहेगा, गोल्ड रहेगा, और बाकी इसका मिक्सड रहेगा, कोई दूसरी धातु इस सोने में मिक्स होगी 18 कैरेट गोल्ड में। अगर 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वो प्योर गोल्ड होता है। लेकिन मार्केट्स में आपने देखा है
कि 23 कैरेट का मिलता है, 22 कैरेट का मिलता है, उससे 24 से नीचे कैरेट के ही मिलते हैं। कुछ ना कुछ मिक्सअप होता ही है इसका। तो इसमें 18 भाग सोने का है और 6 भाग जो है अन्य धातु इसमें मिक्स की जाती हैं सोने में। इसका आंसर सी। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? जो हीरा आपने देखा है ये क्यों चमकदार दिखाई देता है? इसका आंसर रहेगा संपूर्ण आंतरिक एक तरीके से इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का वेग या वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होती है? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की अगर हम बात कर रहे हैं या ध्वनि के वेग की बात करें तो सबसे तेज, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है किसके अंदर? सॉलिड्स के अंदर। ठोस में सबसे तेज संचरण होता है किसका? ध्वनि का। और उसके बाद में नंबर आता है किसका? वाटर का या फिर लिक्विड का। उसके बाद नंबर आता है एयर का या फिर गैसेस का। तो मैक्सिमम जो ध्वनि का वेग है या मैक्सिमम वेलोसिटी है किसकी? साउंड की, वो किस में होगी? सॉलिड्स में। तो इन ऑप्शंस में सॉलिड क्या है? यहाँ पर इस्पात है। सॉलिड ये है इस्पात, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसमें वेलोसिटी रहती है ध्वनि की या साउंड की मैक्सिमम वेलोसिटी इस्पात में या फिर सॉलिड्स ऑप्शन में होगा। और अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर ध्वनि का वेग निर्वात में, वैक्यूम में इसका संचरण होता ही नहीं है। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। क्यूरी यूनिट होती है रेडियोधर्मिता की। मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन कब पहुंचा था? तो ये वर्ष था साल 1682। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली में मदरसा-ए मुइज्जी नामक मदरसे की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो जो मोहम्मद गोरी के नाम पर ही बनवाया गया था। उसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसके नाम पर एक मदरसा बनवाया गया, मदरसा-ए-मुइज्जी। ये बनवाया था, इसकी स्थापना की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी। अगला सवाल, नीचे दो वक्तव्य है, एक कारण है एक कथन है। इसमें दोनों को बताना है कौन सा ठीक है। इसमें कथन ए है अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो अलाउद्दीन ने दिल्ली में जो है शीरी के किले का निर्माण करवाया था, ये स्टेटमेंट तो सही है। कारण इसका बता रहे हैं कि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था क्योंकि मंगोलों के अटैक्स इसके समय में हो रहे थे मंगोलों के। और इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट की बात करें, कारण की और उसकी, तो दोनों ये अलग अलग तो ठीक हैं, लेकिन इसका जो रीज़न है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें ये ए और आर दोनों सही हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुख था लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। अगर इस सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इसमें जो प्राकृतिक वस्तुएं हुआ करती थी उनकी ज़्यादा पूजा की जाती थी। इसमें जैसे मातृ देवी की पूजा, वनस्पतियों की, वृक्षों की, है ना, जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं उनकी। तो स्टेटमेंट सही है। और इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सबसे पहले अगर कपास की कहीं बात मिलती है, कॉटन की, तो वो सिंधु के निवासी ही जानते थे, ठीक है। तो कपास का जो उत्पादन है, कपास का यूज़ है, इनके कपड़ों का, वो कहाँ पर शुरू हुआ था? भारत में। यहीं पर क्या है ये भी ठीक रहेगा। इसके दोनों आंसर सही है ये। नेक्स्ट सवाल, भारत में किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये है भीमबेटका ऐसा पुरास्थल है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं गुफाएं और जो शिलाश्रय हैं यानी चित्रकलाओं के जो है साक्ष्य मिले हैं, ये भीमबेटका। अगर पूछता है भीमबेटका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें आपको बताना है, यहाँ पर चारों संवत दिए हुए हैं और इन संवत के वर्ष सामने आपको दिए हुए हैं। मैच करके बताना है कौन सा संवत किस वर्ष में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें आपको जो है 4 संवत दिए हुए हैं, तो इनके वर्षों से आपको जो है मैच करना है। विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत हुआ था 57 ईसा पूर्व यानी 57 BC में। शक संवत की अगर हम बात करें 78 AD में स्टार्ट हुआ था। गुप्त संवत की बात करें 320 AD में। ये 320 AD में नहीं, ये BC है, ठीक है, ईसा पूर्व में है। ये आपको यहाँ पर देखिए इसमें
अगर यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा है तो ये BC है, बिफोर क्राइस्ट है। जहाँ ईसवी लिखा है वो AD है, ये आप याद रखिएगा। तो गुप्त संवत जो स्टार्ट हुआ था 320 AD में स्टार्ट हुआ था, या इसमें ऑप्शन में आपको कभी कभी यहाँ 319 AD भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये 320 में है। और कली संवत जो था, कली संवत हुआ था 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये आप मैच कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये स्टेटमेंट बोला था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्र शिक्षा, इन सारे टर्म्स का, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल किया था? तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये थे लाला लाजपत राय, लेकिन बाद में इनकी जगह पर किसी और को जो है इसकी अध्यक्षता दी गई थी। यहाँ पर जो प्रस्तावित था गरम दल के रूप में वो थे लाला लाजपत राय, लेकिन इनकी जगह पर रास बिहारी घोष थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन डी। बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? एक नारा हमने सुना था साल 1921 में ही, जिसका नाम था इनकलाब जिंदाबाद। तो ये मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने ही 1921 में सबसे पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने महात्मा गांधी बम्बई से लंदन गए थे, और जिस पानी के जहाज से वो गए थे उसका नाम क्या था? ये अधिवेशन, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था साल 1931 में, और इसमें SS राजपूताना नाम का एक पानी का जहाज था, जिसकी मदद से मुंबई से ये लंदन पहुंचे थे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कथन दिया हुआ है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। स्टेटमेंट सही है, और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें भी सुरक्षित की गई थी। ये बात भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये थे 6 प्रांत। नेक्स्ट सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर रहेगा ऑपरेशन 0R, ऑपरेशन 0R। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का जो टाइटल दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, और यहाँ पर आपको कुछ अधिनियम दिए हुए हैं, और इन अधिनियम का थीम या इनका विषय सामने दिया हुआ है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की अगर हम बात करते हैं, या इन सभी में देख लीजिए, ये 4 अधिनियम यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। अगर इसमें हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी इसमें होगा, देखिए, व्यवस्थापिका के जो सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था इस भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। फर्स्ट को थर्ड से करेंगे। सेकंड की हम बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो इसमें प्रांतीय, इसका होगा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत। अगर भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करते हैं, तो इसमें द्विसत्तात्मक केंद्रीय व्यवस्थापिका थी। इसमें फर्स्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, अब जो बचेगा उसमें केंद्र में द्वैध शासन। तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में इसमें से कौन कौन सी ड्यूटीज़ बताई हुई हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों की ड्यूटीज़ हैं अपने देश के लिए, अपने देश की विरासत या जो भी देश में अवेलेबल है उसकी सुरक्षा, हर एक चीज़ का सम्मान करना। तो इसको अगर आपसे पूछे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो संविधान के किस संशोधन के तहत इनको ऐड किया गया था? तो ये आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और इसको जो है किस समिति के आधार पर बनाया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया था।
और इसका कौन सा भाग है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, ये भाग 4A या भाग 4 का है, ठीक है। और इसमें आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 51 का ए या 51 का आर्टिकल में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इस पर कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में प्रत्येक भारत के नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सामाजिक संस्कृति की जो है समृद्ध विरासत की रक्षा करे, ये इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ये सुधार की भावना का विकास करें, इसमें शामिल है। ये व्यक्तिक और सामूहिक क्रियाकलापों में सब क्षेत्रों की उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, ये भी इसमें शामिल है। ये आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ करवाई गई थी। अगर इसकी बात करें, इसमें सामाजिक न्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भारत के नागरिक का कर्तव्य नहीं है। ये भले ही ये राज्य को दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ना कि राज्य के। तो इसमें 2 को एक्सक्लूड करेंगे इससे हम। इसमें 1, 3 और 4 कथन ये सही हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये वाली नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत की संघात्मक संरचना का उद्देश्य, भारत के फेडरल होने का जो मेन पर्पज़ है, इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक है राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना। जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक संरचना है देश की, वो वाकई में एक यूनिटी मेंटेन करके रखती है, पूरे देश को, सभी राज्यों को बांध करके रखती है एक शक्ति में। तो इसका स्टेटमेंट पहला तो ठीक है। अगर इसका कारण देखें, विविधताओं के समंजन में एक सशक्त ना कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है ठीक से। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट चलेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विधान पालिका जो है उसमें राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा शामिल किए जाते हैं, ये तो ठीक है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहे तो वो 1 माह के भीतर ऐसा करेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित विधेयक को 2 माह के भीतर विधायिका के लिए जो है पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति, विलंब या असहमति घोषित कर दे। हाँ, तो ये भी ठीक है, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति मिलती है, ये गलत है, क्योंकि किसी भी राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा, सीएम के द्वारा की जाती है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, इसका फिक्स टेन्योर नहीं होता है, इसके कार्यकाल नियत नहीं होता है। दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, ना एक सही है ना ही 2 सही है। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर इसमें से क्या प्राप्त होता है? तो देखिए, इसमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर सकल राष्ट्रीय आय को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो मिलता है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट सवाल देखिए, गिल्ड बाजार किससे संबंधित है? जो सरकार की प्रतिभूतियाँ होती हैं, सरकार की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको खरीदने या बेचने में जो एक तरीके से व्यापार होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियों को लेकर जो व्यापार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गिल्ड बाजार, इससे संबंधित होता है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? इसको हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो है जिसे हम बीएसई बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई की स्थापना की गई थी 1875 में। इसका नाम उस वक्त क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन 1875 में इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसने जो प्रॉपरली वर्क किया था वो 1882 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब ये जो है भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित होते हैं? तो जो NSSO होता है, जिसे आप राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो परिवार के उपभोग व्यय के जो सर्वे होते हैं उस पर ही कैलकुलेट किया जाता है गरीबी और बेरोजगारी का आकलन। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात, वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है? तो ये है
ऑप्शन ए ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन है ये, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? देखिए एगमार्क और हमने एक पढ़ा था इको मार्क, तो इको मार्क जो होता है, इको मार्क दिया जाता है इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, और एगमार्क एक्ट ये 1937 में आया था। ये उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चरल या फिर कृषि उत्पाद जो होते हैं उनको दिया जाता है एगमार्क। इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना किस किस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखिए इस योजना के तहत एक्चुअली जो फल हैं हमारे, सब्जियां हैं और जो फूल हैं, इनका जो मूल्य है, इन जो फल हमारे फल हैं, सब्जियां हैं और इन जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास, इनके एक्सपोर्ट से संबंधित है ये। तो निर्यात योग्य जो कृषि उत्पाद हैं, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना इसी से संबंधित है। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित कहाँ पर है? भारत में सर्वाधिक, आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन है वो भारत करता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष्य क्रांति भारत में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन है, रेड है ना, पिंक है, गोल्डन है, ग्रे है, इन सभी रेवोल्यूशंस को, इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर के चलना जो है, ये इसमें इंद्रधनुष्य क्रांति में शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? खाद्य तेल का मतलब सरसों के उत्पादन में जो है राजस्थान इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें आपको मैच करने हैं बोर्ड हैं और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है, मुख्यालय। कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और अगर हम बात करें रबर बोर्ड की, तो रबर बोर्ड है ये कोट्टायम में है, और चाय बोर्ड की अगर हम बात करें, चाय बोर्ड जो है कोलकाता में है, और तंबाकू बोर्ड ये है गुंटूर में है। तो इनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं ये। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार इनमें से क्या था? देखिए इसका आंसर होगा, इसमें आया था औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951, या इसी हम बोलते हैं औद्योगिक अधिनियम 1951। इसमें जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो है लाइसेंस प्रदान करने वाली नीति की जांच के लिए इस उद्योग अधिनियम 1951 को जो है इसको लाया गया था। इसमें नए तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं और जो अलग तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं इस उद्योग अधिनियम इसके तहत में। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार के द्वारा कब शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। साल 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंडर में जो 2011 से लेकर के 2020 तक, तो 10 वर्षों तक देश में जो सकल घरेलू उत्पाद है, इस क्षेत्र में जो है 16% पहले से मौजूदा स्तर को बढ़ा करके 25% तक लेके जाना था इसको। 16% से इसको बढ़ा करके 25% तक इसको टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, आयात की प्रक्रिया यानी इंपोर्ट का जो प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? इंपोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है इंटेंट से। जो भी इंपोर्टर है, जो भी आयातक देश या व्यक्ति है, उसके द्वारा सबसे पहले जो आरबीआई है, आरबीआई के पास में एक एप्लीकेशन लेटर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये शुरुआती प्रोसेस इसको कहा जाता है, इसी को इंटेंट बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, शुरुआत इंटेंट से होती है इसकी। अगला है, भारत में डॉलरों से सबसे अधिक निर्यात होता है। भारत में डॉलरों में सबसे अधिक किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है? सवाल ये है आपका। अगर हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी देखिए, इंजीनियरिंग जो सामान है भारत के सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इंजीनियरिंग सामान जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है? अनुसूचित जाति एससी के लिए पूछ रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो सबसे ज़्यादा यूपी में है ये। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण हैं? इसमें देखिए, उच्च मृत्यु एवं जन्म दरें, निम्न वृद्धि दर, मृत्यु दर में। इस क्वेश्चन को हम जो जनसंख्या का एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसमें एक टेबल बनती है, इसमें 3 से 4 चीज़ें शामिल हैं। तो ये एक्चुअली इसमें कॉम्बिनेशंस हैं,
उस पर एक क्वेश्चन अक्सर बनता है जैसे इस तरह का है, उसको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं अभी। वर्तमान में भारत की जनसंख्या में वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है वो निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ में उच्च वृद्धि दर की ओर बढ़ रही है। वर्ष 2011 में जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर लिटरेसी रेट इनमें से किस राज्य में है? तो इसमें देखिए इसका आंसर आप कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो होता है केरल का साक्षरता दर था 94%, उसके बाद मिज़ोरम का आता है 91.3%, उसके बाद गोवा का आता है, त्रिपुरा का। ठीक है, तो इसमें आंसर देखिए मिज़ोरम है। इसमें ऑप्शन में केरल नहीं है, तो इसमें मिज़ोरम गिवन है। इसकी 91.3% इसकी लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैविक मूल यानी और ऑर्गेनिक ओरिजिन का है? तो ये होते हैं मूंगे, छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं मूंगा। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा जल की जैविक ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी से आप बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसमें कमी आती है? तो ये होता है आपका द्वितीय उपचार। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसको इंगित करती है? इसमें हिमानियों का जो पिघलाव है, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, सागर तल में उत्थान है, और इसमें मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि। इन फैक्टर्स की अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जो है विश्व स्तर पर जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में वृद्धि होने को ही हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इसमें जो मेन रीज़न होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है। ग्रीन हाउस गैसेस जितनी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहेंगी उतना तापमान हर साल आप देखते हैं बढ़ता जाता है। 100 सालों में इसका इफेक्ट भी देखा जाता है कि कितना ग्लोबल वार्मिंग में कितना जो है पूरे पिछले 100 वर्षों में कितना तापमान बढ़ जाता है। तो इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स में जैसे आते हैं ग्लेशियर्स का पिघलना, है ना। तो ग्लेशियर्स का पिघलना, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ये चारों ही फैक्टर इसमें शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? एक्चुअली अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, तो इसको जो है कानकून है मैक्सिको में जो कानकून है, इसको 29 नवंबर से जो है एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था साल 2010 में, तभी इस सम्मेलन में इसको जो है बनाया गया था। तो इसका आंसर देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, गलत। जबकि ये मैक्सिको में हुई थी, मैक्सिको में कानकून में हुई थी 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसके तहत स्थापना की गई थी। बाकी इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन को हम कल कर चुके हैं। वन नवीकरणीय होते हैं, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। तो देखिए इसमें जो है ये स्टेटमेंट अपने आप में दोनों अलग अलग ठीक हैं, लेकिन इसमें इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है आर इस स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, बायोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है? बायोस्फीयर में एक्चुअली जो पृथ्वी है और इसके वायुमंडल में जिसमें जीव रहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन। एक्चुअली जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर आप देखते हैं पृथ्वी दो हिस्सों में है, एक तो उस पर पानी है, दूसरा लैंड वाला हिस्सा। जो जल वाला हिस्सा है उसको बोलेंगे जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, जो लैंड वाला हिस्सा है जिस पर हम लोग हैं उसको बोलेंगे स्थलमंडल या लिथोस्फीयर, और साथ में ही एयर जहाँ प्रेजेंट है इसको बोलेंगे एटमॉस्फियर। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जहाँ ये तीनों चीज़ें होंगी तो यहाँ पर एनिमल्स भी होंगे, लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो यहीं पर क्या होगा, इसी को ही हम बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर। तो पृथ्वी और इसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, ये बायोस्फीयर की परिभाषा है। राजस्थान मरुस्थल, जो राजस्थान का मरुस्थल है, जो थार का मरुस्थल है, डेजर्ट है, इसको किसका विस्तार माना जाता है? ये प्लीस्टोसीन है, और अभिनव का जवाब इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? इन चारों नदी में से बताना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ये हो चुका है एक्चुअली, इसमें इसका आंसर हो जाएगा महानदी। सॉरी, इसमें जो है अगर बेसिन का क्षेत्रफल देखें तो वो महानदी नहीं, गोदावरी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? यहाँ पर आपको केंद्र दिए हैं और यहाँ पर इनको इन ये जगहों के नाम हैं, और ये जो अभी हमने जैसे पहले ही क्वेश्चन में देखा था
जल विद्युत परियोजना इसमें से कौन सी है? अब इसमें चारों अलग अलग दे रखी हैं। थर्मल पावर प्लांट है, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट है, या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर विंड पावर प्लांट है। इसमें बताना है कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। अगर आप इसकी बात कर रहे हो पतरातू की, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पतरातू जो है ये एक थर्मल पावर प्लांट है। झाकरी में भी जो है हाइड्रो पावर प्लांट है। कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर कोरबा की बात करें तो ये पवन का नहीं है, विंड एनर्जी के लिए नहीं है, ये भी थर्मल के लिए है, तो ये मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मुंडा जनजाति और वो राज्य से संबंधित बताना है। मुंडा जनजाति ये झारखंड की है। खासी जनजाति ये मेघालय की है। मिश्मी की अगर हम बात करें तो ये मिश्मी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो ये सही नहीं है। लैपचा जो है सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसमें जो है संस्थान एक तरफ और उनके हेडक्वार्टर्स भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये लखनऊ में होगा ना कि श्रीनगर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है संस्थान ये लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में है। अगर आप बात करें केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान की, ये लखनऊ में होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, मलमपुझा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मलमपुझा बांध जो है ये केरल में है। एंड ये कौन सी पर किस नदी पर स्थित है? ये मलमपुझा नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो जो गोबी मरुस्थल है, ये गोबी मरुस्थल जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, बाकी ये उष्ण कटिबंध में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये एशिया कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। उच्चतम लवणता यानी हाई सैलिनिटी इसमें से किस सागर में पाई जाती है? ये है वान झील, टर्की में है, ये वान झील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हमने कुछ सारे क्वेश्चंस इसमें मिस किए हैं, आप जो है उन क्वेश्चंस को ज़्यादातर हमने जो है वो कंप्लीट किए हैं पहले ही। तो इसका जो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा उसमें से आप इनको जो है क्वेश्चन को अगेन रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है अब डिस्कस करेंगे हम अब करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी धन प्रेक्षण जो धन प्रेक्षण है, जो रेमिटेंस है, इसके संबंध में एक रिपोर्ट जारी हुई है। इसमें पहला स्थान किस देश को दिया गया है? तो 81 का इसमें 81 का इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत को जो है, भारत विश्व बैंक के द्वारा जो जारी धन प्रेक्षण संबंधी रिपोर्ट है, इसमें भारत विदेशों से धन प्राप्ति के मामले में सबसे पहले स्थान पर है ये। नेक्स्ट चलेंगे, के बिरला फाउंडेशन का जो 28वां बिहारी पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? और ये क्वेश्चन आपको करवाया गया, के बिरला फाउंडेशन ने जो 28वां बिहारी पुरस्कार जो है 16 मई 2019 को घोषित किया था। तो ये राजस्थान की निवासी हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, ये हैं, इनको मिला है। इनका एक जो उपन्यास है स्वपन पाश, ये करवाया था हमने पुरस्कार वाले अपने करंट अफेयर्स के एक वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय संसद ने 3 तलाक कानून को पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन किया है? तो ये किया था 2017 के डिसीजन को, जिसमें इसने 3 तलाक विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया। नेक्स्ट सवाल देखिए, गुजरात के उस मतदान केंद्र का नाम बताइए जहां लोकसभा चुनाव 2019 में हैं। इसमें मतदाता सूची में वोटर रोल जो है इसमें केवल एक ही मतदाता था। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। तो गुजरात का जो बानोज है गिर फॉरेस्ट में, ये जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र था। यहाँ जूनागढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो बानेज है, बानेज में जो वहाँ की मतदाता सूची है उसमें केवल एकमात्र ही वोटर था जिसका नाम था भारत दास बापू। ये भी याद रखिएगा, भारत दास बापू एकमात्र वोटर था इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। और इसमें यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं चूड़ासभा राजेश, इन्होंने जो है जीत हासिल की थी। ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विश्व में पहला ऊँट अस्पताल खोला जा रहा है कहाँ पर? ये दुबई में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, एक डैनी सोवन कभी कभी समाचार माध्यमों से किस संदर्भ में आता है? तो डैनी सोवन जो है एक्चुअली ये एक
तिब्बत का जो पठार है यहाँ पर एक आदिम जनजाति हुआ करती थी, उसके लिए जो है इसमें बार बार न्यूज़ में है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म CACP जो होता है, इसको बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस, CACP। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे CACP का ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमोदित पेंशन कितनी मिलेगी? तो इसमें 60 साल की आयु प्राप्त करने पर 3000 की पेंशन का इसमें प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। सवाल नंबर अगर नेक्स्ट की बात करें, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूनेस्को ने 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल होती है केमिकल एलिमेंट्स की, इसमें अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इनको कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया है? तो पीरियोडिक टेबल को जो कंप्लीट किए पीरियोडिक टेबल ने वो 150 साल पूरे किए हैं 2019 में। तो ये वर्ष की बात करें शुरुआत की, तो इसको साल 1869 में स्टार्ट किया गया था, जिससे और किसने किया था? मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव ने इसको शुरू किया था इस आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को 1869 में, और 2019 में इसने अपने 150 वर्ष पूरे कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CNES किस देश की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है? एक्चुअली ये है फ्रांस की, इसको बोलते हैं फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी, CNES। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? ये 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये जापान की राजधानी टोक्यो में, ऑप्शन सी। अगर इसके बाद 2024 में जो ग्रीष्मकालीन होंगे वो कहाँ पर किए जाने हैं? वो किया जाएगा, देखिए जो फ्रांस की राजधानी पेरिस, 2024 वाले जो होंगे पेरिस में होंगे, और अभी 2020 वाले ये कहाँ पर? टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में कितने ट्राइंगल हैं? इसमें ट्राइंगल काउंट करके आप बताइए ज़रा कितने ट्राइंगल्स होंगे। और इसका हम रीजनिंग में एक चैप्टर करेंगे, इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स, उसमें इसको करेंगे। और स्क्वायर वाली शेप्स भी आती हैं, इनको एक ट्रिक पर किया जाएगा। ठीक है, इसको सारा सॉल्व करना बता देंगे, एक क्वेश्चन आता ही है इसका। तो इसमें आप ट्राइंगल काउंट करके बताइएगा कितने कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। वायुदाब मापी वायुमंडल से किस तरह से संबंधित है? तो वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वायुदाब मापी या बैरोमीटर से इसको मापा जाता है। ऐसे ही कैलोरीमीटर से किसको मापा जाता है? ये है ऊष्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, रीजनिंग के ये जो जितने क्वेश्चंस है ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं रीजनिंग के अपने कोर्स में। अब यहाँ पर कुछ आपको लेटर्स दिए हैं, तो यहाँ देखिए ANDQGT। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन सा पेयर आने वाला है। अगर हम देखें ए के बाद डी, शुरुआत के देखते चले जाएं, शुरुआत के इनके ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद जी आ रहा है, जी के बाद जे आ रहा है। ए से अगर डी पे पहुँच रहे हैं तो आप 3 लेटर को आगे प्लस करके जा रहे हैं। डी से आप जी पर पहुँच रहे हैं क्योंकि ए होता है फर्स्ट पर, डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर, और जे होता है 10 पर। तो इसका मतलब जी 7 पर था, ये 10 पर, तो मतलब +3 करते जा रहे हैं। तो इसके बाद जे का जो अगला आएगा, जे 10 पर है तो इसमें +3 करेंगे, 10 में तो हो जाएगा 13 नंबर पर क्या आता है आप जानते हैं? 13 नंबर पर होता है एम। और अगर इनकी बात करें एन के बाद क्यू है, क्यू के बाद टी है, टी के बाद में डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद में आपको आएगा, ये भी 3 लेटर्स के ही गैप पर लिखे हुए हैं। तो एम के साथ यहाँ पर जेड आ जाएगा, MZ इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाली स्थान के लिए सही विकल्प चुनिए। 26 के बाद 37 है, 37 के बाद 48 के बाद 59। पहले हम जो देखते हैं वो एडिशन वाला रोल देखते हैं कि इसमें एडिशन वाला फॉर्म हो रहा है कि इसमें कितने का गैप है? 11 का। इसमें कितने का गैप है? अगले में फिर 11 का, फिर 11 का, तो अगले में भी 11 का ही होगा। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। 11 ऐड कर दीजिए 59 में, जब आप 11 ऐड करेंगे तो ये 70 बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प दिए हैं,
अब इसमें एक विकल्प अन्य 3 विकल्प की तरह नहीं है, उस विकल्प का चयन यानी ऑड वन आउट वाला आपको इसमें से चुन लेना है। अगर आप बात करें बकरा, बिल्ली, गाय, मुर्गी, इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं विषम बताना है। यहाँ पर आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इनकी लेग्स पर ही आप नज़र डालें तो बकरा या बकरी की 4 लेग्स, बिल्ली 4 लेग्स, गाय 4 लेग्स और ये मुर्गी 2 लेग्स। तो ये इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से लेग्स के बेसिस पर ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखिए एक टॉपिक हमको आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स का करवाना है, एक डायरेक्शन का करवाना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट इसको बोलते हैं, दिशा ज्ञान पे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी तो 2 क्वेश्चन आते हैं दिशा ज्ञान के। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवानी है आपको। इसमें यही सवाल है आज का। एक मोटरसाइकिल पश्चिम दिशा में जा रही है और वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाती है, 3 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, 90 डिग्री चलती है, 2 किलोमीटर जाती है, उसके बाद 180। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप करते हैं तो आप पहले क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लेंगे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट यानी पश्चिम है। तो ये पश्चिम दिशा में जा रही है एक बाइक, इधर ये पश्चिम है और जब वो जा रही है तो अपनी बाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाती है। भाई ये इसका इधर ये राइट है, ये इसका लेफ़्ट, लेफ़्ट को आप बोलते हैं बाएं। तो अपनी बाईं ओर ये 45 एंगल पे यहाँ पर बाइक ये मुड़ गई है। 45 एंगल जब ये अपनी दिशा में जा रहा था, अपनी दिशा से 45 इसका यहाँ बनेगा। 45 जब यहाँ बनेगा, अब इसमें बोला गया है 3 किलोमीटर जाती है 45 चलने के बाद में, यहाँ तक 3 किलोमीटर हो गया और फिर वो अपनी बाईं और 90 डिग्री मुड़कर यहाँ से 90 डिग्री मुड़ जाएगी और ये फिर कितना जाएगा, 2 किलोमीटर यहाँ चलेगी, यहाँ पहुँच गए। अब फिर जो है 180 डिग्री मुड़ता है। अभी जब यहाँ पहुँच गया तो इसको 180 डिग्री इस तरफ आ जाएगा, यहाँ 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो ये अब किस डायरेक्शन में है फाइनली ये आपको बताना है। अब इसमें देख लेंगे इसके लास्ट डायरेक्शन कहाँ जा रही है, तो यहीं पर आप बना सकते हैं ये डायरेक्शन कौन सी है। इसको आप ऊपर और ले जाएंगे, ये डायरेक्शन इसके पैरेलल आपको नज़र आ रही है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर एक्चुअली नॉर्थ होगा, यहाँ वेस्ट है, ठीक है। ये होगी नॉर्थ वेस्ट या उत्तर, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी इसका ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। इसको भी हम ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में ही करेंगे क्योंकि अभी हम रीजनिंग के उन चैप्टर्स को नहीं छू रहे हैं जो हमने नहीं कराए हैं। देखिए ये वैन आरेख हमने आपको पढ़ाया है। दिए गए वैन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता है, ना कि प्लम्बर, ना ही मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पर 3 प्रोफेशन दिए हैं। मोटर मैकेनिक्स का ये पूरा वाला है, ये प्लम्बर का पूरा है और ये इलेक्ट्रीशियंस का पूरा है। तो ये सी में जो हैं वो इलेक्ट्रीशियंस हैं जो प्लम्बर भी हैं ये वाले, और यहाँ पर ये वो लोग हैं जो तीनों हैं, मोटर मैकेनिक भी हैं, प्लम्बर भी हैं और ये इलेक्ट्रीशियन भी हैं। ये ए वो लोग हैं जो मोटर मैकेनिक भी हैं और जो इलेक्ट्रीशियन भी हैं। लेकिन आपको यहाँ क्या बताना है, ऐसे इलेक्ट्रीशियन को फाइंड आउट करना है, यानी इनको देखना है जो ना तो प्लम्बर हैं ना ही मोटर मैकेनिक हैं। जो तो ना तो प्लम्बर हैं यानी ना ही मोटर मैकेनिक, इसका मतलब सिंपली आपको सिर्फ खाली इलेक्ट्रीशियंस ही बताने हैं कितने। तो ये जो भाग बचता है ये वाला, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रीशियंस का है। तो ये वो इलेक्ट्रीशियंस है जो सिर्फ इलेक्ट्रीशियंस है, ना ही ये प्लम्बर ना ही मोटर मैकेनिक, इनका किसी से लेना देना नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने करे हैं। यहाँ देखिए इसमें बताना है इस पैटर्न में कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर फिट होता है, ये आपको देखना होता है, चाहे मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन हो, चाहे प्लस या माइनस या डिवाइड वाला, ये सारे ऑपरेशन आपको चेक करने होते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ हम देखेंगे मल्टीप्लाई। इसमें अगर डायरेक्टली बड़े नंबर्स कुछ दिख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि मल्टीप्लाई का कुछ ऑपरेशन इसमें अप्लाई हुआ है। अगर 9 से 90 कब आ सकता है, अगर आप इन दोनों में देखें, इन दोनों में तो बहुत छोटा छोटा है, 9 के बाद 11 फिर 2 11 फिर, लेकिन यहाँ चेंज हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि प्लस वाला नहीं काम करेगा। यहाँ पर अगर हम 9 और 90 को कैसे ला सकते हैं, 9 में अगर हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें तो 90 आ सकता है आसानी से। ऐसे ही अगर इस 11 में कितने की मल्टीप्लाई करें, इसको 132 लाया जा सकता है। 11 में अगर आप एक नंबर ज़्यादा की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 132 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 में आप कितने की मल्टीप्लाई कर दें, जो यहाँ स्पेस भर जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, जो नंबर है इसका एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 13 में आप 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है, ये नीचे दिए गए कथनों में से 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको देखिए कौन से निष्कर्ष जो हैं उचित हैं ये आपको बताना है। यहाँ से इसमें आपको दिए हुए हैं, कथन 1 दिया हुआ है, कुछ बोर्ड रैंप हैं और सभी बोर्ड पेपर हैं। निष्कर्ष 2 कथन है, 2 ही निष्कर्ष हैं, इनके बेसिस पे बताना है कौन सा सही रहेगा। उतनी बड़ी लैंग्वेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप पहले से जानते हैं।
यहाँ एक रैंप बना लीजिए, ये रैंप है, ठीक है। ये रैंप वाला हमने एक वैन बना लिया, एक सर्कल। तो इसमें बोला कुछ बोर्ड रैंप हैं, एक बोर्ड बना लिया, तो यहाँ पर बोर्ड वाला हो गया, तो ये बोर्ड हो गया, ये वाला हिस्सा जो है कुछ बोर्ड, ये वाले कुछ बोर्ड रैंप हैं, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोला है सभी बोर्ड पेपर हैं। अब सभी बोर्ड पेपर मतलब ये सारे बोर्ड जितने भी हैं ये पेपर वाले में शामिल हो जाएंगे, तो इस सारे बोर्ड क्या हैं, सभी बोर्ड क्या हैं, ये पेपर हैं, पेपर हैं। अब बोला है अब इसमें से निष्कर्ष निकालना है, इस वैन जो बना है आपके सामने, सभी रैंप पेपर हैं, सभी रैंप, रैंप ये देख लीजिए, क्या सभी रैंप जितने भी सारे रैंप हैं ये सारे पेपर हैं? गलत। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा बच रहा है तो खाली रैंप है, तो कुछ है ही नहीं, तो सभी रैंप पेपर नहीं है। तो ये पहला जो निष्कर्ष पहला वाला ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड देखिए कुछ पेपर रैंप हैं, ये रहे पेपर, और पेपर का कुछ हिस्सा देखिए रैंप में आ रहा है कि नहीं, देखिए पेपर यहाँ तक है और ये पेपर में ये कुछ हिस्सा इसका आ जा रहा है, यानी बोर्ड का भी आ जा रहा है रैंप में और ये पेपर का भी, तो कुछ हिस्से क्या है, ये रैंप है। तो सेकंड वाला इसको फॉलो कर रहा है एज इट इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट सवाल है, अर्जुन अर्जुन बांध नहर से जो है उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? 106 का आंसर देखिए हमीरपुर। हमीरपुर अर्जुन बांध जो है उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के जो चरखारी है उसमें यहाँ पर ये बनाया हुआ है, और इसमें जो महोबा है, इसमें महोबा और हमीरपुर ज़िलों में सिंचाई की जाती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय भाषा में इस नाम से जाना जाता है, अमेठी जिले के एक तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास में से कई प्रकार के सजावटी सामान, घरेलू उत्पाद बनाते हैं जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी की जीके से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ये सरपत इसको बोलते हैं, ये सरपत घास है, इसी को मूंज घास भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम को स्थापित किया गया था साल 1974 में, लेकिन 25 अक्टूबर 1974। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की बतानी है, इसमें कितनी है? ये पॉपुलेशन डेंसिटी आप जानते हैं 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है यूपी की। सवाल नंबर अगला है, कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो ये है सहारनपुर। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, जो कास्ट नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़्यादा फेमस है, तो कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से सहारनपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, तो इसमें दो सिंपल रेखाएँ दी हुई हैं, लाइन्स की इक्वेशन दी हुई हैं, बताना है के की वैल्यू इसमें क्या है। ये क्वेश्चन आप जानते हैं, दो रेखाएँ जब समांतर का केस होता है, इसमें दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो इसमें जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इनके जो फैक्टर्स हैं, एक्चुअली जो इनके कोएफिशिएंट है जैसे एक्स और वाई के, इनको कंपैरिजन करते हैं b1 और b2, ठीक है। जब इनका आप कंपैरिजन करेंगे, a1 ये क्या है, a1 b1, a2 b2 और ये c2, इस तरह से कंपैरिजन कर लेंगे तो ये 3/2 a की वैल्यू हो जाएगी इसमें, और ये 2k/5, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 4k, यानी k की वैल्यू 15/4 आ जाएगी। इसमें बोला हुआ है साफ साफ कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं। जब पैरेलल कंडीशन होती है तो आप जो कोएफिशिएंट को इक्वल रखते हैं वो होते हैं a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, इसको आप इक्वल कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल नंबर अगला है, किसी संख्या के घन और वर्ग में अंतर उसकी दोगुनी संख्या के वर्ग के बराबर है, वो संख्या बतानी कौन सी? तो किसी संख्या का, मान लीजिए वो संख्या x है, x का आपने कर दिया घन यानी क्यूब, और वर्ग बोला है वर्ग, इसका वर्ग मतलब स्क्वायर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? ये उस संख्या के वर्ग, सॉरी इसमें उसकी दुगनी, यानी संख्या की दुगनी का वर्ग बोला गया है इसमें, ठीक है। इसके स्क्वायर के इक्वल है, आपको बताना है संख्या कौन सी है। आप इसमें से डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ से इसको जब ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x², और इधर ये x³ है, ये वाला x यहाँ माइनस का है, इधर जा कर के ये प्लस का हो जाएगा x², तो x³ इज इक्वल टू हो गया 5x²। तो इसमें से ये कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ बच रहा है देखिए x³ इज इक्वल टू यहाँ पर इधर हो जाएगा 5x²,
ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब को यहाँ पर इधर ले आएंगे, 5x² को, ये 0 के इक्वल हो गया। यहाँ से x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा यहाँ, सॉरी x² यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x में आपको एक तो 0 मिलेगा x की वैल्यू, एक x की वैल्यू मिलेगी आपको 5। तो इसमें आंसर देख लीजिए बी ऑप्शन है। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देते हैं। इसमें अब मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के। एक्चुअली हम ऐसा करेंगे, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस या उसका प्रैक्टिस सेट हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।